उसको स्वाइप करना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में। जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है, जितने भी क्लासिफिकेशन वाइब्रेशन का है सभी मैंने डिस्कस किया है। और इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री डंप्ड वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री डंप्ड वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री डंप्ड वाइब्रेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है ये सभी हम जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डंपिंग क्या है, यानी जो डंप्ड वाइब्रेशन है इसमें डंपिंग जो वर्ड आ रहा है बार बार, यानी डंपिंग में क्या है, इसमें क्या होगा आपका कि डंपिंग गिवन बाय फ्रॉम फ्लूइड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड विस्कस डंपिंग। जो डंपिंग है, डंपिंग गिवन बाय फ्रॉम फ्लूइड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड viscous dumping. We know that the reduction and slowly amplitude and resultant of vibration is damped vibration. मैंने आपको कहा है कि we know that the reduction and slowly amplitude of resultant vibration is damped vibration. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ में डिस्कस किया था। यानी हम डिस्कस करेंगे, इसका एक डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो आप देखेंगे इस तरह से। डायग्राम में यहाँ पे ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें स्प्रिंग है, जिस यहाँ पे जो स्प्रिंग ये एस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस है, और ये क्या है, डंपर है। यहाँ पे एक डंपर लगाया है जो डंपिंग होगा यहाँ पे इसमें, और इसका जो सी है हमारा, ये सी को बोलते हैं डंपिंग कोफिशिएंट। सी क्या है, डंपिंग कोफिशिएंट है। यहाँ पर एक मास सस्पेंडेड है, मास लटकाया गया है। अब मास में जब यहाँ पे मोशन होगा इस मास की वजह से स्प्रिंग में और डंपर में, तो इसके जो मोशन वाला जो फोर्स होगा, मोशन ड्यू टू एक्सीलरेशन, मोशन ड्यू टू एक्सीलरेशन, ये फोर्स होगा हमारा F बराबर md²x/dt²। और जो ऊपर की तरफ रिजेक्शन फोर्स होगा, जो अपोजिट फोर्स होगा स्प्रिंग वाला, वो स्टिफनेस इंटू एक्स होगा। ये स्टिफनेस यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डाटा कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एस क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, एम मास ऑफ बॉडी सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग, सी डंपिंग कोफिशिएंट, सी यहाँ पे डंपिंग कोफिशिएंट है, और फोर्स F इक्वल टू क्या है, md²x/dt²। ये फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन है, और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स होगा वो स्टिफनेस इंटू एक्स होगा। यहाँ पर जो ये फोर्स होगा स्टिफनेस इंटू एक्स होगा। इसके साथ में जो फोर्स होगा हमारा, इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा डंपिंग फोर्स है, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, और एक हमारा आएगा डंपिंग फोर्स। डंपिंग फोर्स हमारा क्या रहेगा, डंपिंग फोर्स को हम लिखेंगे डंपिंग कोफिशिएंट इंटू dx/dt, क्योंकि t टाइम बाद ही जो मोशन आया है इस बॉडी में md²x/dt²। ये हमारी मोशन इक्वेशन है। मोशन इक्वेशन का मीन्स है dx/dt को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि डिफरेंस यानी डिस्टेंस का डिफरेंस और टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद ये वेलोसिटी है, और इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी से एक्सीलरेशन बन जाएगा। एक्सीलरेशन यानी फोर्स जो है यहाँ पे ड्यू टू एक्सीलरेशन है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम यहाँ पे क्या हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे सम करेंगे इनका, इन तीनों चीज़ों का क्या करेंगे, जो तीनों फोर्स है हमारे इनका सम करेंगे। एज द सम ऑफ द इनर्शिया फोर्स, एज द सम ऑफ inertia
फोर्स, सम ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इस बॉडी पे किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, इज टू बी ज़ीरो। इन सबको हमें ज़ीरो के इक्वल करना है। अब कौन कौन से फोर्स हैं, अब मैं ये जितने भी फोर्स हैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स अपॉन डी टी और साथ में स्प्रिंग फोर्स और इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे जो फोर्स हैं इन सभी फोर्स को हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया ज़ीरो के, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इन सभी को ज़ीरो के इक्वल किया है। हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम कब होगा, जब जितने भी फोर्सेस होते हैं सभी का ऐड करने के बाद ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्विलिब्रियम फोर्सेस लेना। ये इक्विलिब्रियम का हमें रूल लेना पड़ा है। यहाँ पे सभी फोर्स को हमने ऐड कर दिया और ज़ीरो के इक्वल हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारी बेसिक इक्वेशन आई है यहाँ पे। अब यहाँ तक का सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ये डेटा लिखा है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ऊपर राइट डाउन करेंगे। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर सी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एस इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यानी यहाँ पे इस m से मैंने पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया और m से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, डी टी स्क्वायर सी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एस अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो डबल डिफ्रेंशिएशन है ये x का यानी डबल डिफ्रेंशिएशन है। मैंने दो डॉट यहाँ पर लगाई है x के ऊपर, यानी x का डबल डिफ्रेंशिएशन है और प्लस c अपॉन m x का 1 बार डिफ्रेंशिएशन है। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं और s अपॉन m x को एज इट इज हमने लिखा इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इसमें पुट करना चाहूँगा, यहाँ पे पुट क्या किया गया है कि x डबल डॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x सिंगल डॉट इक्वल टू x। अभी हमने यहाँ पे पुट करेंगे इसमें और इसकी जो वैल्यू आएगी पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे c अपॉन m और x प्लस s अपॉन m और स्मॉल x। कन्फ्यूजन ना हो, ये कैपिटल X है और ये साथ में जो है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसका वो x है यहाँ पे इस तरह से। तो इसको इक्वल टू ज़ीरो लिखा। अब साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने a मान लिया। ये इक्वेशन हमारी जो है a चली है इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि ये इक्वेशन हमारी बन रही है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ये क्या बन रही है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो x की वैल्यू आती है वो a e की पावर अल्फ़ा 1t प्लस b e की पावर अल्फ़ा 2t, ये इसका सॉल्यूशन आता है। कंप्लीट जो सॉल्यूशन आता है आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में या इंजीनियरिंग मैथ में पढ़ा होगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। और जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 होते हैं इनकी जो वैल्यू निकालते हैं हम वो इस तरह से निकालते हैं, जो इनकी वैल्यू निकलेगी माइनस इस तरह से निकलती है b, यानी b की वैल्यू c अपॉन m प्लस माइनस अंडर रूट c अपॉन m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस अपॉन m अपॉन में 2a आता है वैसे तो, लेकिन a यहाँ पर क्या है, a की मल्टीप्लाई यहाँ पे a की वैल्यू 0 है,
यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इक्वेशन हमारी बनती थी वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन ये बनता था, उसके जो रूट होते थे, यानी रूट की वैल्यू ये, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है और इसके रूट की वैल्यू हम इस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बनेंगे हमारे केस बनेंगे, यानी इसकी जो वैल्यू मैं निकाल के अभी निकलाऊँगा अल्फ़ा 1 और 2 की जो वैल्यू निकलेगी -c/2m प्लस माइनस अंडर रूट में c/2m² माइनस s/m। यहाँ पे ये इस तरह से अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, इसके यहाँ पर 3 केस बनेंगे, इस इक्वेशन के यहाँ पर 3 केस बनेंगे। अब यहाँ पे केस हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ से हमारी वाइब्रेशन के 3 केस चलते हैं। अब केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, व्हेन रूट्स आर रियल, जब रूट इनके रियल होंगे यानी रियल रूट होंगे तब जो सिस्टम होगा हमारा अंडर डंपिंग होगा, सिस्टम सॉरी ओवर डंपिंग होगा। तब हमारा सिस्टम जो है वो क्या होगा, ओवर डंपिंग होगा, सिस्टम हमारा ओवर डंपिंग होगा। ओवर डंपिंग यानी जो मोशन होगा इसमें वो स्लोली होगा, जो मोशन होगा ओवर डंपिंग के केस में वो मोशन कैसा होगा, स्लोली होगा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, स्लोली होगा। और जब रूट जो है रियल होंगे, रियल रूट का मतलब ये है कि जो ये c/2m है ये बड़ा होगा s/m से, यानी b² जो है 4ac से बड़ा होगा जब रूट रियल होते हैं। रियल रूट की ये कंडीशन होती है, आपने पढ़ी होगी कि b² हमेशा 4ac से बड़ा होता है। ये वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है, 4ac से बड़ा होगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम सीधी सीधी, यानी जो सॉल्यूशन है हमारा x की वैल्यू, वो इक्वेशन की वैल्यू जो है एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इक्वल टू जो सॉल्यूशन बनेगा a कोस्टेंट है हमारा e की पावर में अल्फ़ा 1 यानी एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस c/2m, यहाँ पे प्लस अंडर रूट में c/2m², यहाँ पे s आएगा s/m, ये यहाँ पे t, साथ में t हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ में चलता है पार्शियली के लिए b e की पावर फिर से लिखेंगे c/2m माइनस आएगा इस बार माइनस c/2m² s/m और साथ में t। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन का कंप्लीटली। यहाँ पर ये केस फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन है इक्वेशन का। जब रूट रियल होंगे तो सिस्टम ओवर डंपिंग होगा, ठीक है, रूट रियल होंगे तो सिस्टम ओवर डंपिंग होगा और सॉल्यूशन एज इट इज यानी अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू सेम रहेगी और एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। सॉल्यूशन जो है इक्वेशन का एक्चुअल में वो यही है। इसके 3 केस बनेंगे। पहला केस जो है क्या है, जब रूट रियल होंगे तो सिस्टम ओवर डंपिंग होगा। सेकंड केस अब हम ले रहे हैं इसके साथ में, इधर मैं ड्रॉ करता हूँ उसको। सेकंड केस, when रूट्स आर इक्वल, जब रूट जो है इक्वल होंगे तो इक्वल के केस में क्या होगा, क्रिटिकल होगा। यहाँ पे क्या केस बनेगा, क्रिटिकल डंपिंग बनेगा, क्रिटिकल डंपिंग बनेगा। तब क्रिटिकल डंपिंग कब होगा, जब रूट यहाँ पे इक्वल होंगे। अब इक्वल का मीन्स क्या होगा, इक्वल की कंडीशन क्या होगी, b² बराबर 4ac होती है इक्वल रूट की कंडीशन। तो यहाँ पे b का मीन्स है c/2m बराबर s/m, ये कंडीशन आएगी यहाँ पे रूट इक्वल की। अब रूट इक्वल की कंडीशन होगी तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे a।
अब इक्वल, अब यहाँ पे जो रूट है अल्फा 1 2, इनकी वैल्यू इक्वल रहेगी, यानी ये भी प्लस रहेगा ये भी प्लस रहेगा, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी सेम का मतलब क्या रहेगा, बी स्क्वायर यानी c/2m का स्क्वायर बराबर sm, यानी ये जो रूट के अंदर है c/2m का स्क्वायर है ये बराबर है इसके, यानी इसकी जगह वैल्यू ये रखेंगे, यानी ये क्या आएगा, बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे कट के 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो सिर्फ c/2m बचेगा, यानी अल्फा 1 2 की वैल्यू क्या बचेगी, -c/2m। यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो अल्फा 1 2 की वैल्यू आएगी -c/2m अंडर रूट में c/2m का स्क्वायर, ये बराबर है इसके, यानी sm इसकी बराबर की वैल्यू क्या लिखूँगा, माइनस करके c/2m लिखूँगा स्क्वायर में, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये c/2m स्क्वायर बराबर sm, या sm की जगह मैं ये लिख सकता हूँ स्क्वायर में, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये माइनस का है ये प्लस का है बाहर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जो स्क्वायर बाहर निकलेगा वो प्लस निकलेगा, लेकिन ये तो माइनस पहले ही है, तो माइनस और प्लस कट जाएंगे और 0 वैल्यू आएगी यहाँ पर इसकी, और ये यहाँ पे क्या था हमारा साथ में प्लस माइनस था, प्लस माइनस 0 के, तो यानी अल्फा 1 2 की जो वैल्यू आएगी, अल्फा 1 2 की जो वैल्यू आई यहाँ पर -c/2m, कब, जब रूट इसके इक्वल आए, जब रूट इक्वल आए अल्फा 1 2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x का यानी अल्फा 1 की वैल्यू c/2m इंटू टी प्लस बी, ई की पावर जो अल्फा 2 है अल्फा 2 की वैल्यू सेम 2m इंटू टी आ गई। अब ये जब ये सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएंगी, दोनों टर्म सेम है, तो a प्लस बी कॉमन आ गया और e की पावर c/2mt आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये तो x का जो सॉल्यूशन बन के आया है वो e की पावर -c/2m इंटू टी आया है, a प्लस बी, साथ में a प्लस बी है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा केस क्या था, क्रिटिकल डंपिंग का केस था। अब क्रिटिकल डंपिंग का केस था तो यहाँ से क्रिटिकल कोफिशिएंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रिटिकल डंपिंग का जो केस आया है यहाँ से क्रिटिकल कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी क्या निकलेगी, c/2m का स्क्वायर इक्वल टू s/m। अब यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे निकलेगी, c/2m, इधर हम इसका अंडर रूट लगा सकते हैं ऐसे करके, और c की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2m, c बराबर 2m अंडर रूट s/m, और we now that के ओमेगा n बराबर अंडर रूट s/m है। हम जानते हैं कि ओमेगा n बराबर अंडर रूट s/m है, जो लास्ट वाले डेरिवेशन हमने किए हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, c की वैल्यू c बराबर 2m ओमेगा n, इसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट, इसको सी भी बोलते हैं हम, कभी कभी सी भी बोल देते हैं, यानी सी बराबर ये हो जाएगा 2m ओमेगा n। ये क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में, पूछा जाता है कि क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ, आपको मास दिया रहेगा यहाँ पे सिस्टम का और ओमेगा n की वैल्यू दी रहेगी, तो ये आराम से हम निकाल सकते हैं। अब ओमेगा n भी नहीं दिया तो स्टिफनेस दी रहेगी और या मास दिया रहेगा, मास फिर हम ये मल्टीप्लाई करके फिर निकाल सकते हैं ओमेगा n। तो यहाँ से अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, डंपिंग फैक्टर निकालना है। इसी केस से निकलेगा हमारा डंपिंग फैक्टर, डंपिंग फैक्टर। अब डंपिंग फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पूरी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। डंपिंग फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये एक रेशो है। डंपिंग फैक्टर क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द रेशो ऑफ C/n
एम का स्क्वायर टू एस अपॉन एम एंड इट्स स्क्वायर रूट is known as dumping factor or डंपिंग रेशो। हम इसको डंपिंग फैक्टर और डंपिंग रेशो भी बोल सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं कि डंपिंग फैक्टर को मैंने कैसे डिफाइन किया है, द रेशो ऑफ सी अपॉन एम का स्क्वायर टू एस अपॉन एम एंड इट्स स्क्वायर रूट इज नोन एज डंपिंग फैक्टर और डंपिंग रेशो। इस तरह के केस को हम ऐसे कर सकते हैं। डंपिंग रेशो को हम डिनोट कैसे करेंगे, हम इस तरह से इसको शो करते हैं, जाई बनाते हैं, इस तरह से ये जाई बनता है। इसको जाई से डिनोट करते हैं और जाई से डिनोट करेंगे तो जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो क्या लिखी है, स्क्वायर रूट है और रेशो किसका है, सी अपॉन 2m के स्क्वायर का और अपॉन एस अपॉन एम का। अब ये जब सॉल्यूशन इसके हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ से निकलेगा सी अपॉन 2sm, ये निकल के आ जाएगा। यानी क्योंकि हमें पता है डंपिंग कोफिशिएंट बराबर क्या है, जो डंपिंग कोफिशिएंट क्या है, C बराबर, यानी यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एक्चुअल जो डंपिंग आएगा, डंपिंग कोफिशिएंट और एक्चुअल डंपिंग क्या आएगी, यहाँ पे जाई इक्वल टू C अपॉन CC, यानी क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट। जो डंपिंग कोफिशिएंट यानी यहाँ से निकल के आया है 2 जाई m ओमेगा, नहीं ये यहाँ से बन गया, ये इस फॉर्मूले से बना है। ये जाई यहाँ पे है जो डंपिंग रेशो है और ये C है और ये 2sm यानी ओमेगा यानी कि टर्म में मैंने इसको यहाँ पे सोल्व कर लिया है। ओमेगा एन की टर्म क्या है, ओमेगा एन की जो टर्म है ये मैंने यहाँ पे लिखा था कि ओमेगा एन बराबर क्या है, एस अपॉन एम है। इसको यहाँ पर लिखेंगे एस अपॉन एम, साथ में ओमेगा एन से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू यहाँ पे। और ये जो डंपिंग एक्चुअल डंपिंग जो वैल्यू आई है निकल के, वो क्या आई है, वो यहाँ से निकल के आई है। यहाँ से निकल के क्या आई है कि C इक्वल टू 2m ओमेगा एन इंटू जाई, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या थी हमारी, क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट की वैल्यू थी। ये क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट की वैल्यू, ये जाई बचा, तो यानी जाई की वैल्यू हमने यहाँ से फिर से रेशो में आ गया इसका C अपॉन CC। ये रेशो हमने ये लिखा कि क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट बराबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वो डंपिंग कोफिशिएंट के रेशो। यानी यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि डंपिंग रेशो किसका है, रेशो एक्चुअल डंपिंग कोफिशिएंट, एक्चुअल डंपिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट। जो जाई निकल के आया है हमारा, जो डंपिंग रेशो निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है कि एक्चुअल डंपिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डंपिंग कोफिशिएंट का रेशो है। ठीक है, ये रेशो है ही, ये या तो इस फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं या इस फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आप किस तरह से, आपको क्या चीज़ निकालनी है वो वहाँ से आप निकालेंगे। इसकी वैल्यू ये भी है, इसकी वैल्यू ये भी है, इस तरह से। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे अगर हम आगे पुट करेंगे लास्ट में डंपिंग फैक्टर में जो हमने निकाला था इस वैल्यू को, तो C अपॉन एम, अगर C अपॉन एम की जो वैल्यू है, C अपॉन एम को हम 2 जाई ओमेगा एन अगर पुट करें, कहाँ पर पुट करें, इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए हमारी कहाँ पे है, ये इक्वेशन है ए, इक्वेशन ए में हम इसको पुट करेंगे तो जो इक्वेशन हमारी निकल के आएगी, ये वैल्यू है पुटिंग
द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन है। अभी सब इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में रफ करने वाला हूँ उसको। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारी आई है C/m 2xi⍵n, इसको वैल्यू को कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारी इक्वेशन थी, जो वैल्यू थी यहाँ पे x डबल डॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे C/m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, C/m की वैल्यू 2xi⍵n और S/m की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी ⍵n²। ⍵n की वैल्यू होती है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये क्वेश्चन हमारी ये बन गई फिर से। अब यहाँ से जो α12 आएंगे, अब यहाँ से जो अल्फ़ा रूट आएंगे इसके निकल के, वो क्या आएंगे, जो -b होता है, यानी यहाँ पर -b की जगह 2xi⍵n, यहाँ पे x डॉट तो है ही साथ में, ये आएगा, और प्लस माइनस यानी b² -b² ⍵n, यहाँ पे है इसका स्क्वायर -4ac यानी ⍵n² और अपॉन में 2, ये निकल के आया। जो वैल्यू α12 की निकल के आएगी, अब यहाँ से क्या निकल के आएगी, ये इसको निकालेंगे जब हम कट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो यहाँ पर -xi प्लस माइनस √xi² 1 और ⍵n बाहर कोस्टेंट आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी α12 की। यहाँ से ⍵1 यहाँ से कॉमन आ गया, और ⍵n का स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ से कॉमन लेने के बाद ⍵n² बाहर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ⍵n² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें कॉमन लेंगे अंदर √ के अंदर, फिर ⍵n² बाहर आएगा तो ⍵n बचेगा। ⍵n को कॉमन ले लिया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 जब अंदर जाएगा तो 1/4 होगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म इसकी बचेगी यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो α12 की वैल्यू जो निकल के आई है xi की फॉर्म में, वो ये निकल के आएगी। यानी यहाँ पर कहने की बात यह है कि क्या लिखेंगे कि xi = अगर 1 है, xi = 1 है, तो डंपिंग इज क्रिटिकल, डंपिंग इज क्रिटिकल। और अगर xi की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सिस्टम इज ओवर डंपिंग, सिस्टम इज ओवर डंपिंग। xi की वैल्यू 1 से कम आएगी, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज अंडर डंपिंग, सिस्टम इज अंडर डंपिंग। ये xi की फॉर्म में जो α12 की वैल्यू आई है, इसके रूट निकल के आए हैं, यहाँ से क्या आया है कि आपका अगर xi बराबर 1 है तो डंपिंग इज क्रिटिकल, डंपिंग क्रिटिकल है, और xi बड़ा है 1 से तो सिस्टम ओवर डंपिंग है, और xi छोटा है 1 से सिस्टम अंडर डंपिंग है। यानी xi का मतलब क्या पूछेगा आपसे, डंपिंग रेशो, डंपिंग रेशो पूछेगा आपसे, जो डंपिंग फैक्टर है यूनिट, वो बोलेगा आपसे, क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ से, कि डंपिंग रेशो अगर 1 से लेस देन है तो सिस्टम क्या होगा आपका, अंडर डंपिंग होगा, ओवर डंपिंग होगा, या क्रिटिकल डंपिंग होगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे, डंपिंग फैक्टर से, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक यहाँ से। अब यहाँ से जो उसका थर्ड केस बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा तब उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से दोनों केस मैंने आपको समझाए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।